आयुष कोई दिक्कत है? हाँ, क्या हुआ? टेंशन क्यों कर रहे हो? ठीक है, हो जाता है। मैम तो बुरा मान नहीं रही। चलो, तो सॉल्ट के ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिए थे हम लोगों ने, तो सॉल्ट की नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का देख लेते हैं, उसके बाद अपना नॉर्मेलिटी वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम, नॉर्मेलिटी निकालने जा रहे हैं किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की। नॉर्मेलिटी निकालनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या रिड्यूसिंग एजेंट की। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तो वही चलेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आया था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो फॉर्मूला तो यही है, गिवन मास क्वेश्चन में दिया होगा, वॉल्यूम इन लीटर दिया होगा क्वेश्चन में वॉल्यूम, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, रेडॉक्स रिएक्शन आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन होता है, आपस में बात ना करें क्लास में, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और वो स्पीसीज उस रिएक्शन में काम करती है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा लेकिन वो दूसरे का रिडक्शन करवाएगी, इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद कैसे काम करती है, वो स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग रिडक्शन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उस स्पीसीज का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, और वो स्पीसीज बोली क्या जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन होता है वो खुद कैसे काम करती है, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाती है, खुद का रिडक्शन होता है। ठीक है, रेडॉक्स की डेफिनेशन हम लोग यही पढ़ते थे ना, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं, एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अगर हमें रिएक्शन अलग अलग दिया है, कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहीं पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, तो आराम से वहां पे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट मास। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास का वैसे फॉर्मूला क्या था, अगर हम इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला था मोलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों में से जिसका भी निकालना हो आपको, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब मेन काम अपना क्या है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना। नहीं
दिख रहा है, मोलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तभी तो नॉर्मेलिटी निकाल पाएंगे। बताया जाए आगे। जैसे मान लो ये सोडियम है, किसी रिएक्शन में सोडियम प्लस बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन बेसिकली होते हैं 11, 281 का कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने लूज कर दिए तो बना लिया इसने 28 का कॉन्फ़िगरेशन, Na+ बना लिया और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कैसे काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अब इसका अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ले लो ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पे ले लेंगे ऊपर ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर होता है कितने इलेक्ट्रॉन उसके 1 मोल ने लूज किए या गेन। क्या ही है, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन बाय 1 एक मॉलिक्यूल से देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर, यही इसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर। इसने सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके 1 मोल ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस केस में n फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, कोई समस्या। ये एटम है ना, एटम के केस में तो एटॉमिक मास आएगा ना, मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास आएगा। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग एग्जांपल है ना, और मॉलिक्यूल का ले लेंगे तो क्या नोट कर लिया। ये वो था जिसका क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया आपका, ये फॉर्मूला किसके लिए आया, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आया। रिड्यूसिंग एजेंट है अगर तो n फैक्टर आ गया, लॉस इलेक्ट्रॉन बाय 1 मॉलिक्यूल। और अगर आप लोगे, ये n नहीं है, n तो गलती से लिख दिया। अब मान लो कोई स्पीसीज ऐसी है, मान लो Cl माइनस है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl बना, ठीक है। तो इस Cl माइनस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैसे काम करेगी, एक्ट एज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजर भी बोलते हैं। ऐसे काम करेगी तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास ले लीजिए डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे क्या लोगे आप? गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसका ले लो 35.5 और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? अभी जब आपको रेडॉक्स सिखाएंगे ना, रेडॉक्स चैप्टर, तो रेडॉक्स चैप्टर में आपको सिखा देंगे मॉलिक्यूल का, क्योंकि वहां पे स्पीसीज पे चार्ज निकालना सिखाएंगे, कैसे चार्ज निकालते हैं। तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जो डिटेल है न्यूमेरिकल इसके वहां पे कराएंगे, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल एटम का चार्ज निकालना पड़ता है। वो चार्ज हम लोग सीखते हैं किस चैप्टर में? रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 होगा या 6, 7 ऐसे कुछ। एक दो चैप्टर कट गए ना, पहले तो 8 था शायद। अब रेडॉक्स का क्या नंबर होगा? जल्दी करो। अब हम लोगों ने सारे वो सीख लिए, जितने कंसंट्रेशन टर्म थे वो सारे सीख लिए, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये वो फलाना टिमका। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? नया कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग ऑफ एसिड, मिक्सिंग ऑफ बेस, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। शरबत नहीं बनेगा, इसके क्वेश्चंस आएंगे। और ये किसके बाद सिखा सकते थे आपको? नॉर्मेलिटी निकालना सीखने के बाद। इसमें नॉर्मेलिटी का यूज आएगा। सिंपल सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला है, इजी इजी से। नेक्स्ट स्लाइड ये रही, जल्दी से कर लीजिए। डन। इसकी डिटेल होगी रेडॉक्स वाले चैप्टर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चैप्टर 1 में तो आगे एनसीईआरटी में दुनिया की चीजें दी हुई, सब तो करानी पड़ेगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और क्या है, और कुछ जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वो सब है, बेसिक यूनिट्स वगैरह, एसआई यूनिट्स वगैरह हैं, और टेम्परेचर इंटरचेंज की यूनिट्स हैं, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, वो फॉर्मूला याद कर लो, उसमें पुट कर लो, है ना। ये सब फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा ना, यूनिट एंड डायमेंशन में, जब पढ़ेंगे तब। चलो अब हेडिंग डालो, नया टॉपिक करने जा रहे हैं, इसी में नया टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ एसिड्स। मिक्सिंग के कैसे क्वेश्चन आपको देखने को, सुनने को मिलेंगे। मिक्सिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले याद रखिए, नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी इज इक्वल टू होता है एन फैक्टर। ये फॉर्मूला दिमाग में एकदम बैठा के चिपका के रखिए। नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी इज इक्वल टू होता है एन फैक्टर। एसिड के केस में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाई 1 मॉलिक्यूल। बेस के केस में होता है OH माइनस प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ एसिड्स की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है, एसिड 1, एक है एसिड 2, एक है एसिड 3। इन तीनों को मिक्स कर दिया आपने, ठीक।
पहला वाला जो एसिड 1 था उसकी नॉर्मेलिटी दे रखी थी N1 और वॉल्यूम दे रखा था V1। क्वेश्चन में गिवन होगा एसिड 2 की नॉर्मेलिटी गिवन है आपको N2 और वॉल्यूम दे रखा है V2। एसिड 3 जो है उसकी नॉर्मेलिटी है N3 और वॉल्यूम दे रखा है V3। अब आपसे बोल रहे हैं तीनों को मिक्स कर दिया तो जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी बताइए और फाइनल सॉल्यूशन का नेचर बताइए। नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसा? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपका? आफ्टर मिक्सिंग कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। सबको मिक्स कर दिया है तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसकी नॉर्मेलिटी बता दीजिए एंड नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अगर मिक्स करने पे सारे मिक्सिंग कर रहे हैं सॉल्यूशंस को और सारे के सारे एसिडिक हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर हमेशा कैसा होगा? एसिड ही होगा। एसिड में एसिड ही तो मिक्स किया है। तो सबसे पहला आंसर क्या मिल गया हमको? फाइनल सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? एसिडिक, क्योंकि इसमें कोई बेस वेस तो मिक्स किया नहीं है। क्या मिक्स किया है? सब एसिड मिक्स किए हैं, तो नेचर कैसा हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का? अब जो फाइनल सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? एन फाइनल होता है N1 V1, N1 V1 मतलब N1 में V1 का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लिकेशन निकालिए, प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V। ऊपर लेना है N और V का मल्टीप्लिकेशन और नीचे लेना है, सबको ऐड कर देना है जितने भी एसिड है, 4 है, 3 है, 5 है, जितने भी है, 2 है, सबका N1 V1 निकाल लिया, ऐड कर दिया और नीचे टोटल वॉल्यूम डाल दिया। क्या निकल जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। ठीक है, और ये जो नॉर्मेलिटी आती है यही होती है फाइनल सॉल्यूशन का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने कहीं 10th में pH सुना हो, सुना था? pH आपके टीचर ने सिखाया था, pH वगैरह थोड़ा बहुत निकालना, या pH सुना तो होगा कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से निकाल। तो मिक्सिंग के क्वेश्चन में pH निकालने के लिए भी आता है, तो इसलिए जो N फाइनल आता है वो किसके इक्वल आता है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमें ये पता है तो हम pH आराम से निकाल। ठीक है, क्लियर है बात? सवाल किया जाए, फॉर्मूला समझ आ गया? फाइनल, अगर एसिड एसिड केवल मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर होगा एसिडिक। सबका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन निकाल के ऐड करिए और डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे? टोटल वॉल्यूम ले लीजिए, जितना भी वॉल्यूम मिक्स किया गया। क्या आ जाएगी? फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। वो फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा वो नंबर। मतलब नॉर्मेलिटी फाइनल सॉल्यूशन का जो होता है, अगर एसिड है तो वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बता। ठीक, क्वेश्चन करें? ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया फॉर्मूला? yes, बिल्कुल इजी है, डरना क्या है? डरना मना है ना। चलो मिक्सिंग का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सा सस्ता सा कराएंगे। सस्ता सा ही आता है पेपर में, सस्ता। चलो सस्ता करते। 20 ml N/2
N/2 HCl, N/2 लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है, N/2 का मतलब है नॉर्मेलिटी है 1/2, नॉर्मेलिटी कितनी है 1/2, N/2 लिखा है। 20 ml N/2 HCl, 60 ml N/10 H2SO4, 150 ml N/5 HNO3 आर मिक्स्ड, इनको मिक्स कर दिया गया है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। चलिए फॉर्मूला आपके पास है, सब लोग कोशिश करेंगे वॉल्यूम ml में ही लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नीचे भी ml में ले लेंगे कट जाएगा। पहला सॉल्यूशन N1 दिया हुआ है हाफ, V1 दिया हुआ है 60 ml, नहीं 20 ml, N2 कितना है 1/10, V2 है 60 ml और N3 है 1/5 और V3 कितना दिया है 150 ml। अब कैलकुलेट करके बता दो 0. हाँ मल्टीप्लाई करके प्लस 0.2 आ रहा है। सब लोग पेशेंटली कैलकुलेशन करें और आराम से आंसर बताएं। 0.2 Yes. सही है, सच बात है। कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी लोग भी, नहीं आए तो मैं बताऊं। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा ना, 46 अपन पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताऊं ऑनलाइन आंसर आया क्या? हेलो हेलो, Yes. आंसर आ गया? आप लोग बता दिया करो, मैं बहुत जल्दी आंसर तो नहीं पूछने लगती हूँ आपसे। मुझे तो आता रहता है तो मैं पूछ लेती हूँ जल्दी से, आप अपना अपने पेज से बताया करो। कार्तिक आया आंसर? अनन्या? क्या आया? 0.2 यही आ रहा है? सबका आ गया? निकाला जाए? मैं निकाल देती हूँ, चेक करिए अपने को क्या निकालना था। एन फाइनल डेटा सब मैंने लिखे दिए हैं। N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 लगा देते हैं भाई। N1 कितना था हाफ, V1 है 20, N2 है 1/10, V2 है 60, N3 क्या था 1/5 और V3 है 150। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस
150, ये कितना आ गया 230 आ रहा है नीचे। ये इसको काट पीट लेते हैं, 10 ml हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 50, है ना, यही आ रहा था 30 होगा। अरे यार मेरी कैलकुलेशन तो और ही ज्यादा। 30 प्लस 6 प्लस 10 46 अपॉन ये कितना आ रहा है, अब डिवाइड करेंगे तो अच्छा ये 23 की टेबल में आ जाएगा ना। हमने 23 की टेबल से कट किया है ना, 23.2 आ गया। क्लियर है सबको, एसिड एसिड की मिक्सिंग सीख ली। ऐसा यूनिट है ना ग्राम EQ पर लीटर, ऐसा ही बोलेंगे पर ऐसा ही। आपने डायमेंशन पढ़ लिया है पूरे चैप्टर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, डायमेंशन पढ़ लीजिए फिर इस पे बात करेंगे। तो अभी मैं कुछ समझाऊंगी तो मैं ही फिजिक्स पढ़ाने लगूंगी तो सर क्या पढ़ाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। मिक्सिंग ऑफ एसिड सीख लिया हमने, मिक्सिंग ऑफ बेस सेम टू सेम है, बस फटाफट से करा देते हैं सेम। मिक्सिंग ऑफ बेस में क्या होगा, इसी तरीके से कई सारे बेस मिक्स कर दिए जाएंगे। मान लो बेस 1 बेस 2 दो ही मिक्स करते हैं, चलो ठीक। इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम क्या है V2। तो सबसे पहले पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन, फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा। तो नेचर कैसा होगा फाइनल सॉल्यूशन का, बेसिक। और कुछ पीएच के बारे में इंफॉर्मेशन याद है आपको, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मोर देन 7, पीएच क्या होगा इसका मोर देन 7। कैलकुलेशन करने से पहले ही हमने बता दिया पीएच क्या होगा मोर देन 7। अब नॉर्मेलिटी फाइनल कैसे निकालेंगे, एन फाइनल निकालने के लिए एक बेस का N1 दूसरे बेस का V1 मल्टीप्लाई करो, N2 V2, और यहाँ पे क्या ले लेंगे V1 प्लस, यहाँ पे दो को मिक्स किया था, जितने भी मिक्स करो प्लस होते जाएंगे। कर लेंगे, कीजिए पक्का। नोट कर लीजिए फॉर्मूला, सवाल लिखिए। 10 ml NaOH ऑनलाइन वालों को कुछ फास्ट वास्ट लग रहा हो तो बोल देना भाइयों, जब बोलोगे जब ही मुझे पता लगेगा, शक्ल दिखती नहीं है मुझे, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, है ना, बोलेंगे जब ही पता लगेगा आपको कोई दिक्कत आ रही है। क्या बोला था मैंने, 20 ml NaOH, अच्छा 20 कर लो, मैं ही 10 कर दूंगी यार। इसकी नॉर्मेलिटी ब्रैकेट में लिखी हुई है 1/20 मिक्स विद 40 ml CaOH होल ट्वाइस, इसकी नॉर्मेलिटी लिखी हुई है 1/2 ब्रैकेट में। फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है, एन फाइनल कैलकुलेट करना है। चलो धनाधन बताइए।
सब लोग निकालो आंसर अपना अपना, पड़ोसी की हेल्प नहीं लेनी है, अपना अपना काम करना है खुद। मुझे पता है आप लोग क्या हो, अच्छे बच्चे हो, प्यारे भी हो, इंटेलिजेंट भी हो। देखो आंसर अगर अलग अलग आ जाए तो आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अपना आंसर निकाल के चुपचाप बैठे। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो रीचेक कर लेंगे। महाभारत नहीं करनी। 0.3 ऑनलाइन में जिसका आंसर आ जाए अपना आंसर बोल दिया करो। कार्तिक क्या हुआ, आज आपके इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हो गए? बोल नहीं रहे आप कार्तिक, माइक खराब है। हमने आंसर दीजिए। ये क्या लिख रहा है, कौन कमिंग? सनसेट कमिंग। 0.35 आ रहा है कार्तिक का। चलो आयुष, अभी मैंने कुछ सिखाया, अभी इतना बड़ा भाषण दिया है, आपस में बात नहीं करेंगे? कोई असर नहीं है तुम लोग को, चाहे सर पे बाजा ही बजा दो, हम तो चलेंगे अपने ही हिसाब से। चलो कैलकुलेट करें। पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी थी, 1/20, और वॉल्यूम कितना था 20। डेटा बड़े प्यारे दे रखे हैं। दूसरे वाले की नॉर्मेलिटी थी 1/2 और वॉल्यूम कितना था 40। टोटल वॉल्यूम आ गया 20 प्लस 40। यहाँ पे आ गया, ये तो 1 आ गया, यहाँ पे ये क्या आ गया 20, तो 21 आ गया ऊपर, और नीचे कितनी आ गई वैल्यू 60। हम आगे नहीं कैलकुलेट करें, डिफिकल्ट है तो मैं नहीं करूँगी, आप लोग करके देखें। ठीक है, मैंने आपका वही ग्राम EQ पर मीटर, मैंने आपका आंसर लिख दिया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। सबका आ गया। नेचर क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का? अब आएगा क्या, अब क्या आएगा, कहानी में ट्विस्ट, जो पूछा जाएगा अब वो बताने जा रहे हैं, किसमें वो डिपेंड करेगा। पीएच क्या आएगा, मोर देन 7। ये जो एन फाइनल होगा बेस बेस की मिक्सिंग में, एन फाइनल जो होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो बताएगा आपको OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपसे क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी ना बोल के बोल दें OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, तो आप क्या निकाल दोगे, एन फाइनल निकाल के बता दो। ठीक है, तीसरा करें एसिड बेस मिक्सिंग, जिसका सवाल आएगा आपसे पूछा जाता है, आएगा तो एसिड बेस ही मिक्स कराएंगे। ये क्या है, सब हल्की बात है। ये स्लाइड नोट हो गई ऑनलाइन ऑफलाइन? तीसरा क्या सीख रहे हैं हम लोग, एसिड बेस मिक्सिंग।
मान लो आपने एसिड के साथ किसको मिक्स किया है, बेस को। सपोज मानिए एसिड की नॉर्मेलिटी को Na ले लेते हैं और वॉल्यूम को ले लेते हैं Ba। बेस की नॉर्मेलिटी को ले लेते हैं Nb और वॉल्यूम को ले लेते हैं B। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट जो अपना काम है वो ये है कि Na इंटू Ba निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन, और Nb इंटू Bb निकालेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन निकाल लेंगे। ठीक, अब देखेंगे कि क्या मल्टीप्लीकेशन किसका ज्यादा है, एसिड के केस में ये N इंटू V ज्यादा है या बेस के केस में N इंटू V ज्यादा है, या दोनों इक्वल तो नहीं है, इसकी वैल्यू भी 10 आ गई, इसकी वैल्यू भी 10 आ गई, इक्वल आ गए। ठीक, तो अगर आपका एसिड का Na इंटू Ba ज्यादा आता है Nb इंटू Bb से, तो एसिड के अगर ये ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। जिसके ज्यादा होंगे वैसा ही सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपका Nb इंटू Vb ज्यादा हो गया Na इंटू Ba से, मतलब बेस के ज्यादा हो गए, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। और अगर दोनों के इक्वल आ गए तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ये बात सबके दिमाग में बैठती है, बोले बच्चों। ठीक, अब वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, सबको ऐड कर दे रहे थे और नीचे टोटल वॉल्यूम ले रहे है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर हो रही है बात। जैसे फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हमको निकालनी है, किसके लिए, जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन मिल रहा है। कौन सा सॉल्यूशन दिख रहा है हमको, एसिडिक। मतलब एसिडिक, एसिड का N इंटू वी, N इंटू वी को MEQ भी बोलते हैं, मिली इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। N इंटू वी को क्या बोलते हैं, मिली इक्विवेलेंट। तो जिसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है उसी तरीके का फाइनल सॉल्यूशन होगा। पहला केस हमने देखा एसिड का ज्यादा है, तो N फाइनल कैसे आएगा, Na इंटू Va माइनस Nb इंटू Bb डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कोई समस्या, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करो, नीचे टोटल वॉल्यूम ले लो, काम सॉल्व करो, खत्म। ठीक, अब अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो ये जो N फाइनल हो, सॉल्यूशन एसिडिक है तो ये पता लग गया pH कितना होगा, लेस देन 7। दूसरी चीज, ये जो N फाइनल होगा ये बराबर होगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। पॉइंट क्लियर, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, यही ध्यान रखना आपको। दूसरा केस अगर बनता है, बेसिक अगर सॉल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब NbVb ज्यादा होगा तो NaVa माइनस कर दिया जाएगा और नीचे तो टोटल वॉल्यूम लेना ही। बेस के अगर MEQ ज्यादा है, मान लो बेस के MEQ आते हैं 10, बेस का मल्टीप्लिकेशन N और V का आया 10 और एसिड का आया 4, तो 10 माइनस 4 कर देंगे और नीचे दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे। क्योंकि दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो वॉल्यूम इन जनरली क्या होता है कि दो चीजें मिक्स होंगी तो वॉल्यूम एक 10 ml ले रहे हो, 20 ml, तो 30 ml ही बनेगा फाइनल वॉल्यूम। अब इस केस में सॉल्यूशन बेसिक है तो pH क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा मोर देन 7, और ये जो N फाइनल आएगा ये क्या होगा,
OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत? बोलिए। अब तीसरा केस कौन सा था? न्यूट्रल था। इसमें ये वैल्यू क्या थी? सेम आ गई थी, है ना? सेम आ गई तो सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक तो सॉल्यूशन बनेगा और पीएच क्या हो जाएगा? 7। और अगर सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आती है। और कितनी आती है? हमेशा इतनी है। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आएगी? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आ जाएगी। और कितनी होगी? 10⁻⁻⁻। क्या? न्यूट्रल सॉल्यूशन कुछ बचेगा ही नहीं। एसिड बेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। ओवरऑल में हम कह सकते हैं नॉर्मेलिटी 0 ही हो गई। अब फाइनल कोई सॉल्यूशन बचा ही नहीं। ठीक है, करें सवाल करें। चलो भैया कर लो। मैथ्स में क्या पढ़ाया जा रहा है इस समय आप लोग? मैथ्स में सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो अरे मैथ्स क्यों खोल दिया मैंने? तो सेट थ्योरी तो आपके उसमें भी पढ़ा चुके हैं। नहीं, 10th में पढ़ चुके हो आप लोग? 10th में नहीं है? थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा था? अच्छा, सेट थ्योरी में प्रोबेबिलिटी आती है? हाँ, मुझे आइडिया नहीं है। क्या सेट? वो तो आजकल किसी भी एग्जाम में आते हैं, एक ही थोड़ी देंगे। उसमें सेट में वो नहीं होता है, पेपर एक ही होगा। जेई मेंस के 4 पेपर हो रहे हैं ना, मतलब जेई मेंस 4 दिन पेपर हो रहा है ना, तो पेपर सारे अलग अलग आते हैं ना। उसमें सेट में ऐसा नहीं होता। उसमें सेट में जैसे ऑप्शंस ऊपर नीचे कर देते हैं, क्वेश्चन की वो सीक्वेंसिंग चेंज होती है। हाँ, ऐसा नहीं। बाकी आप और पता करना। किसके 4 दिन? हाँ, मेंस के होते हैं। नीट की नीट का तो एक ही दिन पेपर है ना। क्या जिसने पहले दिया जिसने लास्ट दिया, क्या 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 खिचड़ी पका रहे हो? चलो जल्दी से करके बताओ। 50 ml N/2 HCl
ml N/5 H2SO5 से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये मैम ने गलत लिखा, ये भी एक एसिड है ना। ml हाँ N/10 NaOH। आप तो ना पूछो, आप तो पढ़ चुके हो ना, नहीं पढ़ा इसको रेडॉक्स में। नॉर्मेलिटी निकालनी है आपको फाइनल सॉल्यूशन की। फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है और H प्लस निकालने हैं फाइनल सॉल्यूशन में कितने हो। दो एसिड हैं और एक क्या है, बेस है। तो एसिड एसिड का पहले अलग जोड़ लीजिएगा फिर बेस का। आंसर आ रहा है, आंसर है 0.05। सब लोग कोशिश कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन फिर से करो, कैलकुलेशन गलत हुई हो। एसिड एसिड के एक साथ जोड़ लीजिएगा N/V, उसको बोलते हैं MEQ, ऐसे लिखेंगे MEQ ऑफ एसिड निकाल लीजिए अलग से, और MEQ ऑफ बेस निकाल लीजिए अलग से। जिसका ज्यादा हो उसमें से कम वाले को माइनस करिए और फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करिए। एसिड का ज्यादा आ रहा होगा तो वही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, अगर बेस का ज्यादा आ रहा होगा तो वो H माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। एसिड का ही ज्यादा दिख रहा है मुझे तो। जीरो 0.05। HCl एक एसिड है, H2SO5 एक एसिड है, NaOH एक बेस है। एसिड का एक जगह कर लीजिए ऐड करके और बेस का अलग कर लीजिए। 0.05। हाँ आंसर तो यही है, सबका आ जाए तो बोलिए। अरिंज आया, फर्स्ट सीट, फर्स्ट सीट आ रहा है, समझ आ रहा है, आ गया। अरिंज आया नहीं, इतनी हल्की कैलकुलेशन, इतना टाइम लग रहा है। आ गया, जीरो आ गया कि 0.05। आयुष आया, सबको आना चाहिए है ना, इजी चीज, ऐसी तो अब कोई चीज नहीं है कि तेज बच्चों को आएगी हमको नहीं आएगी, सबको आएगी। ये क्या है, भंडारे का, अब ये नहीं बोलेंगे, प्रसाद नहीं बोलेंगे, सबको आना चाहिए मतलब। MEQ ऑफ एसिड निकालते हैं, दो एसिड हैं तो HCl और H2SO5 दो एसिड हैं, इनके जोड़ देते हैं MEQ। HCl के लिए नॉर्मेलिटी दे रखी है 1/2 और वॉल्यूम कितना था 50, प्लस कर दें H2SO5 का, नॉर्मेलिटी दे रखी थी N/5 यानी 1/5 और ये वॉल्यूम कितना था 50। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इधर पे आएगा 25 और इधर पे आ जाएगा 10, दैट इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो 35, यानी MEQ ऑफ एसिड आ गए 35। MEQ ऑफ बेस निकाल लेते हैं 200 ml
वॉल्यूम है और 1/10 आपका नॉर्मेलिटी है, तो क्या आ गया 20 आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि एसिड के MEQ क्या है, क्वेश्चन में आप ऐसे लिखोगे एसिड के MEQ ज्यादा है बेस के MEQ से, इसलिए हमने क्या किया, एन फाइनल निकालने के लिए हमने एन MEQ ऑफ एसिड माइनस MEQ ऑफ बेस कर दिया। MEQ इज मिलीग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, और नीचे क्या कर दिया, वॉल्यूम ले लिया टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 वॉल्यूम थे ना, 35 माइनस 20 था ना, और वॉल्यूम कितने आ गए थे 50 50 और 300 आ जाएगा, तो ये आ गया 15 बाई है ना। कोई समस्या, यही हो जाएगी H प्लस का कंसंट्रेशन। कर लेंगे, मिक्सिंग सीख ली हमने। कोई समस्या, स्टार बना के एक पॉइंट ले लो, लिख लो। कहानी में ट्विस्ट भी तो आ सकता है ना। ऑनलाइन में सबको क्लियर है बात? कहानी में ट्विस्ट लिख लीजिए, क्या है कहानी में ट्विस्ट, इफ मोलैरिटी इज गिवन, अगर मोलैरिटी गिवन है तो कुछ मत करो, क्या करना है आपको, N/M इज इक्वल टू N फैक्टर लगा करके नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लो उसके। मान लो क्वेश्चन में आपको किसी की मोलैरिटी दी है, नॉर्मेलिटी नहीं दी है, तो हमें क्या लगाना है फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला याद रखिए, हमको क्या यूज करना है, नॉर्मेलिटी का यूज करना। मोलैरिटी में दूसरी चीजें हो जाती हैं, उसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, तो हमको क्या करना है N/M इज इक्वल टू N फैक्टर लगा करके उसकी क्या निकाल लेनी है, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी दिया होगा तो पहले ढूंढेंगे N फैक्टर क्या है, और मोलैरिटी में N फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, फिर उस डेटा को यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, कर लेंगे पक्का। इजी था ना ये, सिंपल क्या था, एकदम सिंपल मैथ्स थी। कुछ आज तो कुछ था ही नहीं। आज तो बहुत ही इजी हो गया। चलिए एक और छोटू सा टॉपिक करें, एकदम ऐसे जरा सा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन नाम सुना है आपने, ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलके बने हुए होते हैं, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, उसके कंबशन का क्वेश्चन, कंबशन मतलब एयर की प्रेजेंस में जब उसको जलाते हैं तो उसका क्वेश्चन ऑल्टरनेट पेपर में, एक पेपर में आएगा फिर अगला छूट के फिर अगले में आ जाएगा, एक सवाल दो सवाल एक सवाल एक सवाल, इस तरीके से करके, मतलब जितनी शिफ्ट होगी 12 15 16 जो भी शिफ्ट होती है आपकी जेईई मेंस की, उसमें से 4-5 में तो आ ही जाता है, तो मतलब इम्पोर्टेंट है और बहुत क्या है, लड्डू है, इजी है। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखें, कहानी सलट जाएगी।
तो हेडिंग डाल लीजिए, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। 11th में नहीं आएगा, किसमें आएगा? मेंस। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो अपने आप में चैप्टर है ही ना, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना, तो इसलिए आ हाइड्रोकार्बन सबको पता है क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड कोई भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या क्या चीजें, क्या क्या डेटा मिलते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो हीट बाहर निकलेगी, मतलब कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट बाहर निकलनी है, CO2 बनना है, वाटर बनना है, प्रोडक्ट फिक्स्ड है। कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ, क्या बनना है? फिक्स्ड। CO2 तो बनेगी ही, H2O तो बनेगा ही बनेगा, हीट तो निकलेगी ही निकलेगी। सब में अलग अलग अमाउंट में CO2 बनेगी, अलग अलग अमाउंट में वाटर बनेगा, अलग अलग अमाउंट की हीट निकलेगी। जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CXHY। अब X की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले, CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, तो X की जगह पे 1 हो गया और Y की जगह पे हो गया 4। ये बात सबको समझ आती है? अब इस हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो बनेगा CO2, वाटर और हीट निकलेगी। अब CO2 और वाटर के कितने कितने मोल्स बनेंगे, इसी पे बेस्ड अपना सवाल आता है। CO2 हमेशा बनती है XCO2। कितनी CO2 बनेगी? X। वाटर जो बनता है वो हमेशा आपका बनता है Y/2। वाटर कितना बनता है? Y/2। ऑक्सीजन कितनी लगती है? ऑक्सीजन कितनी यूज होगी? X प्लस Y/। ऑक्सीजन कितनी यूज होती है? X प्लस Y/। अभी मीथेन का रिएक्शन लिख करके इस फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं कि कहीं मैंने भी कुछ मिस्टेक तो नहीं की। मीथेन का रिएक्शन लिखते हैं CH4 बैलेंस है, रिएक्शन देख लो, बैलेंस है। CH4 का चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन, राइट हैंड साइड में भी एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, राइट में भी 4 है, ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 हो गए, है ना। फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं फॉर्मूले में बैठ रहा है कि नहीं। X इज इक्वल टू क्या है? 1 हो गया, Y इज इक्वल टू क्या है? 4। तो वाटर कितने होने चाहिए थे? Y/2 होने चाहिए थे, यानी 4/2, तो 2 ही आए, 2 लिखे हमने। CO2 कितनी बननी चाहिए थी? XCO2, X इज इक्वल टू 1 है CH4 के केस में, तो 1 ही है। अब O2 चेक कर लो, O2 कितनी होनी चाहिए थी? X प्लस Y/4 होनी चाहिए थी। X कितना था? 1, Y कितना था अपना? 4, तो 4/4 कितना हो गया? तो ऑक्सीजन भी हमने कितनी ली है? क्लियर है? इसको अगर हम मोल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को अगर हम मोल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे क्या? ये 1 है ना, अगर हाइड्रोकार्बन है, ये वाला हाइड्रोकार्बन अगर 1 मोल है तो ऑक्सीजन कितनी यूज होगी? X प्लस Y/4 मोल
यूज होगी। CO2 कितनी बनेगी, x मोल बनेगी। वाटर कितना बनेगा, y/2। ये डेटा याद रख लेंगे आप, इतना याद रख लेंगे, इतना याद रख लेंगे तो कंबशन का सवाल क्या होगा। यूं हो जाएगा। कर लें आज की क्लास का लास्ट सवाल, कर लेते हैं। क्या वो पसंद नहीं आ रहा है आप लोग को। इसमें देखो कंबशन है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें नहीं है। बस 1 मिनट, अगर 1 मिनट नहीं मिला तो कल कर ले। नहीं मिला करें। क्वेश्चन करिए। में आया हुआ है, मास ऑफ मीथेन required to produce 22 gram of CO2 after complete combustion। इस ग्राम में बताना है मास। मतलब आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, CO2 के ग्राम दे रखे हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो CO2 के मोल निकाल सकते हैं, और CO2 के मोल पता लग जाएंगे तो मीथेन के मोल पता लग जाएंगे। जिस हाइड्रोकार्बन का भी आपसे क्या पूछा है, जिसका भी क्वेश्चन पूछा है कंबशन का, उसका पहले रिएक्शन लिख लो। तो CH4 का पूछा था तो हम क्या लिख लें, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? देखो बच्चों ध्यान से, अगर ये 1 मोल है तो ये कितना होगा 2। ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 2। जिसके बारे में पूछा गया है और जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके अलावा जो 2 चीजें हैं उनके बारे में हम लोग भूल जाते हैं। मास ऑफ मीथेन पूछा गया है, मतलब इसको कंसीडर करना है, और CO2 का मास दिया है, मतलब इस पे ध्यान देना है। इन दोनों को भूल जाइए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर 1 मोल CO2 है तो CH4 कितना जलाया गया था, 1 मोल ही जलाया गया था। तो यहाँ से CO2 के मोल निकाल सकते हैं हम लोग। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। 22 गिवन मास है, CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 44 आता है। तो मोल कितने आ गए,
0.5 मोल आ गए। तो इसका मतलब CO2 के मोल 0.5 हैं, तो मीथेन के भी कितने होंगे? 0.5 होंगे। इक्वेशन से हमको यही पता लग रहा है। अगर ये 0.5 मोल है तो ये भी कितना होगा? 0.5 मोल। अब आपसे क्वेश्चन में मोल नहीं पूछे हैं, क्या पूछा है? मास पूछा है। तो आपको फॉर्मूला पता है सीधे सीधे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। क्या निकालना है आपको? क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है मास ऑफ मीथेन, तो गिवन मास निकालना है मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। मोल कितने हैं? 0.5। मोलर मास निकालोगे तो इसका आता है 16 CH4 का। 12 + 4 कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा आंसर अपना? कोई परेशानी हो तो बोले, बोले बच्चों। आंसर क्या आ गया? किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए दिया हो तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वही याद रखेंगे, x और y वाला फॉर्मेट। CO2x वाटर, y/2 और ऑक्सीजन कितनी थी? x + y/4। क्योंकि ये तो इजी दिया था, डिफिकल्ट भी बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन भी देते। ठीक है, आज की क्लास हो गई आपकी डन। बाय बाय। बाय बच्चों।